हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के ट्रांसफार्मर सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी जेई, एसएससी एई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सेविंग इन कॉपर अचीव्ड बाय कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज गवर्न्ड बाय द। यानी कि अगर कॉपर सेव होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली उसमें दो टाइप का फिनोमिना होता है। एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्यू टू कंडक्शन से और एक इंडक्शन के इफेक्ट से। ये हमारा प्राइमरी में अगर हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया है और सेकेंडरी में अगर V2 वोल्टेज डेवलप होता है यहाँ पर, तो ये थ्रू ट्रांसफार्मर एक्शन एंड थ्रू कंडक्शन, दोनों इंडक्टिवली और कंडक्टिवली लिंक दोनों होता है। जबकि एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ओनली इंडक्टिवली लिंक होता है। तो इसमें रिलेटिवली जो कॉपर की सेविंग हो जाती है इसे कंपेरिजन में। तो वो चीज़ क्या गवर्न करता है, क्वेश्चन में ये पूछा है, द सेविंग इन कॉपर अचीव बाय कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर इज गवर्न बाय द, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए एक फार्मूला तो दोस्तों आप याद रखिएगा इसको, कि कॉपर यूज्ड फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर, ओके, ठीक है, एज कम डिवाइडेड बाय कॉपर यूज्ड फॉर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसका जो रेशियो होता है वो ऑलवेज होता है 1 - k, जहाँ पर k है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, ये रेशियो होता है। तो अगर हम इसी हिसाब से सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर में बात करें कि कितना सेव होता है, रेशियो तो 1 - k हुआ, और सेविंग क्या हुआ, सेविंग अगर मटेरियल का पूछा जाए तो सपोज कीजिए कि हम लोग कॉपर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली, माइनस कॉपर ऑटो ट्रांसफार्मर में। अभी हम लोगों ने जो रेशियो पढ़ा था वो क्या था, 1 - k, यानी कॉपर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर माइनस 1 - k टाइम्स कॉपर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो ऑटो ट्रांसफार्मर का था। तो उसको निकालेंगे तो k टाइम्स कॉपर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यानी कि सेविंग अगर परसेंटेज में देखा जाए तो k टाइम्स होता है ना। अगर परसेंटेज सेविंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के हिसाब से देखा जाए तो रेशियो आता है k। तो सपोज कीजिए k का वैल्यू आता है 0.5, तो 50% कॉपर सेव हो जाएगा इसका अगर रेशियो इस तरह का है तो। इसका मतलब इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सी, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज इज 2:1, द सेविंग इन टाइम्स ऑफ वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इफ ऑटो ट्रांसफार्मर यूज इंस्टेड ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज किया था टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के हिसाब से, तो देखिए इसमें के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1:2। ऑलवेज हम ऑटो ट्रांसफार्मर में लो टू हाई वाइंडिंग लेते हैं, तो इसका वैल्यू हो गया 0.5, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकल गया 0.5। तो सेविंग हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के टाइम्स कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग। ठीक है, तो के टाइम्स जो है हमारा के कितना है, 0.5, तो अगर हमने इसको 0.5 रखे इनटू जो हमारा कॉपर ऑफ टू बाइंडिंग होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 50% हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, यानी कि सेविंग कितना हो गया, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देर इज अ ब्रेक इन 220 110 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर इन द वाइंडिंग विच इज कॉमन टू बोथ एलवी एंड एचवी साइड, देन आउटपुट वोल्टेज ऑन एलवी साइड क्या हो जाएगा, तो कंप्लीटली वोल्टेज इस पे आ जाएगा। दोस्तों इसने कहा है कि अगर ये वाइंडिंग है हमारी, सपोज कीजिए, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है यानी वी एल है, और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है यानी कि वी एच है। हम लोग स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में लेते हैं। तो ये अगर वाइंडिंग ब्रेक हो जाए तो ये जो वोल्टेज है पूरा इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 220/110 है, तो मैंने एग्जांपल लिया था उल्टा। अगर आप इसको हायर टू लो समझिए, क्योंकि प्राइमरी में हायर वाइंडिंग हायर वोल्टेज है, सेकेंडरी में लोअर है। आप दोनों में देख सकते हैं, अगर टर्न रेशियो को उल्टा कर दे तो आप उससे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये वी एच हायर वाइंडिंग हुआ वोल्टेज, और ये वी एल लोअर हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा वोल्टेज है वो 220 है और ये 110 है। अगर उसमें से ये ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब ये जो पूरा 220 वोल्ट है वो इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। ठीक है, पूरा 220 इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या है कि इसमें आंसर क्या आ जाएगा, बी, कॉमन वाइंडिंग अगर चली जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर आर ऑफ, तो क्या होता है, तो वो स्मॉल वोल्ट एम्पियर रेटिंग होता है। क्यों होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग होता है दोस्तों, वो ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट करंट आने पे वो कितना देर तक वो उसे झेल सकता है या उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये डिटरमाइन करता है किसी भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग को।
जितना ज़्यादा जिसका आई शॉर्ट सर्किट रेटिंग ज़्यादा होता है, यानी कि कोई भी फॉल्ट आने से शॉर्ट सर्किट अगर होने से जो वो करंट फ्लो करता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो तकरीबन 1000 एम्पियर के मल्टीपल्स में होता है। तो ये डिटरमाइन करता है कि ट्रांसफार्मर का वोल्ट एम्पियर रेटिंग क्या होगा। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस से, ठीक है, ट्रांसफार्मर के लीकेज रिएक्टेंस से, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हाई लीकेज रिएक्टेंस रहा तो इसका मतलब है कि आई शॉर्ट सर्किट कम होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर की जो शॉर्ट सर्किट करंट की रेटिंग होगी वो कम होगी, शॉर्ट सर्किट झेलने की जो ताकत होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आई शॉर्ट सर्किट कम हो गया तो ऑब्वियसली उस जो ट्रांसफार्मर है उसका हाई वोल्टेज एम्पियर रेटिंग नहीं हो सकता, ऑलवेज स्मॉल वोल्टेज एम्पियर रेटिंग होगा। अच्छा, ये इसका एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा, अगर किसी भी ट्रांसफार्मर का हाई लीकेज रिएक्टेंस होगा, सपोज कीजिए, तो उस ट्रांसफार्मर में हाई लीकेज रिएक्टेंस होने से लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लॉसेस अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो एक लार्ज ट्रांसफार्मर हायर रेटिंग में जो लॉसेस ज़्यादा होने से उसके वाइंडिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हम डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से भी किसी भी हाई वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर में, हाई केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर में लॉसेस हम लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बाय डिज़ाइन इसको लो केवीए रेटिंग बनाया जाता है हाई लीकेज रिएक्टेंस पर, यानी लॉसेस अगर ज़्यादा भी हो तो भी स्मॉल वोल्ट एम्पियर रेटिंग होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैप चेंजर इज यूज्ड ऑन अ ट्रांसफार्मर फॉर एडजस्टिंग द वोल्टेज। किस चीज़ को किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी। इसके लिए बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। टैप चेंजर क्या होता है। टैप चेंजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑनलाइन टैप चेंजर और एक होता है ऑफलाइन टैप चेंजर। टैप चेंजर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है यानी एचवी वाइंडिंग होता है, वो उसमें अलग अलग तरीके के टैप्स दिए रहते हैं। उस पर्टिकुलर जो लिंक्स है टैप्स के, उसके अक्रॉस जो है वोल्टेज परसेंटेज के हिसाब से वैरी करता है कि किसी एक पर्टिकुलर टैप को अगर फुल लिया जाए तो वो 100% होगा। अगर दो लिंक ऐसा टैप किया जाएगा जिसमें कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंस को छोड़ दिया जाएगा उसके वैल्यू को, तो उसमें 97.5% वोल्टेज आएगा। तो इस तरह करके टैपिंग होता है। तो हम लोग टैपिंग क्यों करते हैं, अलग अलग वोल्टेज के रिक्वायरमेंट के लिए। तो दो टाइप का होता है, एक होता है ऑनलाइन टैप चेंजर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और एक होता है ऑफलाइन टैप चेंजर। तो ऑनलाइन टैप चेंजर में हम लोग क्या करते हैं, मोटर को लोडेड कंडीशन में टैपिंग को चेंज करते हैं, और ऑफलाइन टैप चेंजर में मोटर को अनलोड कर देते हैं, ये ट्रांसफार्मर को अनलोड कर देते हैं, यानी ट्रांसफार्मर को डी एनर्जाइज कर देते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये इस क्वेश्चन को इसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहला क्या है कि ये जो है हमारा दो चीज़ है फंडामेंटली। ये जो हमारा एग्जांपल है ये है ऑफलाइन टैप चेंजर का। किसका है, ये है हमारा ऑफलाइन टैप चेंजर का। इसमें क्या करते हैं, ये एल टी और एस टी में, एस टी में देखिए अलग अलग स्टड दिए हुए हैं, 5 3 1 2 4 6। तो इसमें क्या है कि अगर हम अलग अलग वोल्टेज दिया जाए, सपोज 5 और 6 मिल जाए तो ये जो है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज देगा। फिर अगर 3 और 4 में लिया जाए तो ये कुछ रिड्यूस्ड वोल्टेज देगा। फिर 1 और 2 में लेने से फिर रिड्यूस्ड वोल्टेज देगा। तो इस हिसाब से करके अलग अलग होगा। तो इसको हम लोग ऑफलाइन टैप चेंजर का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को डी एनर्जाइज करते हैं, और एक आउटसाइड में एक रोटर की मदद से, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड में क्या करते हैं, एक रोटर की मदद से हम लोग इसको चेंज करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टड लगा रहता है। तो देखिए, सपोज कि ये पहला पोजीशन है 1 और 2 में, तो ये हमारा 1 और 2 में है, टैपिंग है इसकी। इसमें क्या होगा, देखिए सर्किट यहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है, यहाँ से 2 से होते हुए सर्किट कंप्लीट हुआ। तो इसमें क्या हुआ हमारा कि ये जो अभी 1 और 2 में है, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या है, अब जो दूसरी वाइंडिंग है, सपोज कीजिए कि 3 वाइंडिंग है, तो ये तो अभी ओपन रही, जो 3 पे स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब ये सर्किट क्लोज नहीं है। तो ये सर्किट तो ओपन रहा इसका, ठीक है। हमारा क्लोज सर्किट कौन सा रहा, 1 और 2 क्लोज सर्किट रहा। तो हमारा एस टी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा 1 और 2 में आएगा। अब देखिए, सपोज कीजिए कि इसके स्टड को हम लोग इधर मूव करते हैं। अब हम लोग इसके स्टड को 2 और 3 के बीच में हम लेके आए। तो 2 और 3 के बीच में देखिए, ये 2 और 3 के बीच में एक टैपिंग है। तो ये टैपिंग यहाँ से होते हुए 3 से होते हुए, देखिए ये जो टैपिंग है यहाँ से होते हुए 3 में जाएगी, और 3 में होते हुए फिर यहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से ये टैपिंग 2 और 3 में होगी। देखिए 4 और 6 यहाँ पर कंसिडर नहीं किया सकता क्योंकि ये ओपन में है। अभी देखिए, इसमें कोई कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ, 4 और 6 के बीच में कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये ओपन है। तो ये हमारा जो क्लोजिंग सर्किट है वो सिर्फ यहाँ से होते हुए यहाँ तक आई, यानी कि ये जो टैपिंग है वो यहाँ से इतना, और ये पूरा होते हुए यहाँ से इतना। तो इसके बीच में टैपिंग अलग हुई, ठीक है। तो इतना ही टैपिंग इसमें इंक्लूड हुआ, ये 1 इसमें एक्सक्लूड हो गया, ठीक है।
तो सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में, अगर स्टड को 3 और 4 में हम लोग मूव करते हैं, क्या होता है कि आउटसाइड में इस तरह से एक रोटेटरी आर्म होता है दोस्तों, उसके थ्रू उसको हम लोग स्टड को मूव करते हैं, जो आर है उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो अब अगर आर की पोजीशन चेंज होकर यहाँ पर आ गई तो 3 और 4 के थ्रू कंडक्शन होगा। तो अब देखिए 3 अगर यहाँ पर गई, यहाँ पर 3, ये 3 हुआ, और अगर हम 4 को कंसिडर करें तो ये हुआ हमारा 4। तो 4 और 3 के अक्रॉस हमारी वाइंडिंग आएगी, ये 4 और 3, तो इसमें ये पार्ट एक्सक्लूड हो गया, ये पार्ट एक्सक्लूड हो गया। तो इसका मतलब इसका जो वोल्टेज रेटिंग होगा कुछ और अलग होगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग इसको यहाँ पर रोटेट कर दें, अगर इसको हम लोग 5 और 6 4 के बीच में ला दें, तो इसका मतलब है क्या कि ये देखिए, ये एक यहाँ से ये 5 हमारा ये हुआ वाइंडिंग, और ये जो हमारा 4 है वो हमारा हुआ ये वाइंडिंग। इसका मतलब ये वाइंडिंग यहाँ और ये वाइंडिंग यहाँ, बस इतने ही वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होगी, जो कि अलग अलग वैरी करी। सपोज ये हो सकता है कि ये 92% टोटल फुल फुल एस टी वाइंडिंग के अक्रॉस होगी। तो इस तरह से हम ऑनलाइन टैप चेंजर को यूज़ करके जो हमारा वोल्टेज लेवल है एस टी साइड में उसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ ऑनलाइन टैप चेंजर का। अब है हमारा ऑफलाइन टैप चेंजर। ऑफलाइन ये प्रीवियस केस था ऑफलाइन टैप चेंजर का, अब हम लोग करते हैं ऑनलाइन टैप चेंजर का। पहले केस में हम लोगों ने क्या किया कि डी एनर्जाइज किया, अब इसको हम लोग डी एनर्जाइज नहीं करेंगे। उसी केस के लिए क्या करते हैं, हम देखिए इस फिगर में जो दिखाया गया, यहाँ पर दो लिंक है हमारे पास, एक्स और ये वाई, ये दो लिंक है। ये दो लिंक एक रिएक्टर से कनेक्टेड है ताकि ये शॉर्ट ना हो, और ये एस टी से कनेक्टेड है। ये हमारा दो पॉइंट है ए और बी। अब इन दोनों पॉइंट का जो रिलेटिव मोशन है, ये एक तरह से स्विच टाइप का है, तो इसका रिलेटिव मोशन अलग अलग हो सकता है। यानी कि ये जो बी पॉइंट है 2 में भी जा सकता है, 3 में भी टच हो सकता है, 4 को भी यूज़ कर सकते हैं, 5 को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे यूज़ करते हैं देखिए। तो पहला केस में क्या होता है, देखिए पहला केस में क्या हुआ। सबसे पहला केस हम लोग इसको यहाँ पर लिए, ये वाला केस सबसे पहला केस, ठीक है। उस केस में क्या था कि y और x ये दोनों a और b से कनेक्टेड थे, ठीक है, और 1 के थ्रू होते हुए ये जो हमारा एच बी वाइंडिंग है वो इस तरह से कनेक्टेड था, ठीक है। ये होते हैं 1 के थ्रू, ये होते हुए यहाँ पर एच बी वाइंडिंग जा रहा था, ठीक। अब हमको इसमें टैपिंग करना है, तो टू पर टैप करने से क्या होगा दोस्तों कि ये जो वाइंडिंग है ये एक्सक्लूड हो जाएगी। तो परसेंटेज में अगर वाइंडिंग एक्सक्लूड हो गई तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज बिल्डअप है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज हम लोग जानते हैं N1/N2 इज इक्वल टू E1/E2 या V1/V2 होता है। तो इसको अब हम लोग को 2 में लाना है। 2 में लाने से क्या होगा, ये वाइंडिंग एक्सक्लूड होगी और इतना वोल्टेज हमें कम मिलेगा, ठीक है, जो हमारा पर्पस है, मेन पर्पस है। तो अब इसको 2 में लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक को टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर के स्विच से हम लोग मैकेनिज्म से क्या करते हैं, वाई को टर्न ऑफ करते हैं। एक स्विच के जैसा होता है। टर्न ऑफ करने से क्या होगा कि एक्स में जो टोटल लोडिंग आ जाएगी, ठीक है। हमारा एक्स जो स्विच है इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो जो टोटल डबल लोडिंग होगी उसको वो लेने में काफ़ी सक्षम होता है, एबल होता है, ठीक है। तो वाई को हम लोग टर्न ऑफ कर दिए, तो टोटल का टोटल करंट इसको थ्रू फ्लो होगा एस टी में, ठीक है। ऑफ करने के बाद अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको ऑफ कर दिया हमने। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इस जो लिंक है बी को, उसको हम लोग 2 में मूव करते हैं। अभी भी वाई अभी भी स्टिल ओपन में ही है, 2 में हम लोग उसको मूव कर दिया, ठीक है। वाई अभी भी ओपन में, एक्स के थ्रू पूरा पूरा का पूरा करंट जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे जो हमारा सेकंड स्टेप है, वाई को हम लोगों ने इसको वाई में डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वाई को अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्लोज कर देंगे। अब जब वाई को क्लोज कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसको ये किस तरह से आएगा, वाई लिंक यहाँ क्लोज हो जाएगा और एक्स लिंक यहाँ क्लोज हो जाएगा, एक्स यहाँ होगा और वाई यहाँ होगा। अब भी 1 और 2 के थ्रू, दोनों के थ्रू इक्वल करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग एक्स लिंक जो है उसको हम लोग ओपन करेंगे। तो एक्स लिंक को अब हम लोग ओपन कर देने से ये एक्स लिंक ऐसे ओपन हो गया, और जो वाई लिंक है अभी भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो 2 में ये आया एक्स लिंक, और 2 में ये जो वाई लिंक है उससे डबल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये 2 में टैपिंग आ गया। अब ये यहाँ पर ओपन है, तो फिर अब हम लोग इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, 2 में शिफ्ट कर देंगे। तो अब 2 में शिफ्ट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा वाइंडिंग क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, वाई यहाँ और एक्स यहाँ, ठीक है। ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है, ये वाई और ये एक्स। अब ये क्या हुआ, पूरा का पूरा करंट जो है 2 के थ्रू जा रहा है। अब ये इस चैनल से एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये इतनी वाइंडिंग चली गई। तो ये वाई एक्स अब हम लोग यहाँ से टैपिंग करेंगे, तो ये जो वोल्टेज का वैल्यू कुछ रिड्यूस हो गया इसके फैक्टर से। अब अगर हम लोग उसको 3 में सिमिलरली स्विच ऑफ ट्रांसफर करेंगे तो ये जो लिंक है ये भी चला जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में यही दिखाया। पहले स्टेप में क्या किया, वाई को स्विच ऑफ कर दिया, उससे क्या हुआ, एक्स से पूरा लोडिंग गया। फिर इस वाई लिंक को सेकंड में ट्रांसफर कर दिया, फर्स्ट टू सेकंड का दिखा रहा है, और एक्स में पूरा लोडिंग आया।
उसके बाद वाई को क्लोज किया तो ये लोडिंग यहाँ पर हाफ आ गया, लिंक 1 लिंक 2, पॉइंट 2 टैप पॉइंट 2 और टैप 1 दोनों से इक्वली करंट फ्लो होने लगा। उसके बाद क्या किया, एक्स को टर्न ऑफ कर दिया, वाई से टोटल करंट फ्लो होने लगा, ठीक है, तो इसको टर्न ऑफ कर दिया। उसके बाद क्या किया, एक्स को भी फिर बी के एक्स को भी फिर यहाँ पर 2 में शिफ्ट कर दिया, लास्ट स्टेप में देखिए दोनों को 2 में शिफ्ट कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो टोटल करंट यहाँ से हुआ 1 जो है वो यहाँ से कट ऑफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग ऑनलाइन टैप चेंजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपिंग आर नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर ओनली बिकॉज, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो इट हैज लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स विच अलाउ स्मूथर वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, इट हैज टू हैंडल लो करंट, इट इज इजीली एक्सेसिबल फिजिकली, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, हैज टू हैंडल लो करंट एंड इजीली एक्सेसिबल फिजिकली। देखिए होता है क्या दोस्तों कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसकी जनरली बनावट इस तरह होती है कि अंदर में एलवी वाइंडिंग होता है और बाहर में वो एचवी वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो देखिए दो चीज़ होते हैं, पहला क्या होता है कि एच बी वाइंडिंग है, सिंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन में आप जानते हैं कि जहाँ पर हाई वोल्टेज साइड होता है वहाँ पर करंट लो होता है ना। तो अब इस हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज तो हाई है लेकिन इसको जो करंट हैंडल करना होता है वो लो हैंडल करना होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें टैपिंग करना आसान होता है, तो लो हैंडल करंट हैंडल करना पड़ रहा है। अच्छा, एच बी वाइंडिंग होता है आउटर, ऑलवेज जो ट्रांसफॉर्मर का जो मेन फ्रेम होता है उसमें आउटर साइड में होता है, तो एलवी को एक्सेस करना मुश्किल है, एचवी को एक्सेस करना आसान है, तो एक्सेसिबल होता है फिजिकली। और इसका लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसका मतलब है कि इसमें टैपिंग करना आसान है, मतलब कहीं पर भी हम लोग टैपिंग कर सकते हैं। जनरली इसको बीच में टैपिंग करते हैं क्योंकि बीच में टैपिंग करने से मैकेनिकल स्ट्रेस के बारे में भी हम लोग ख्याल रखते हैं उसका। तो इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगी, तीनों फैक्टर होते हैं उसके लिए हम लोग एचवी वाइंडिंग में जनरली टैपिंग करते हैं। फॉर पावर ट्रांसफार्मर ऑफ लार्ज रेटिंग द टैपिंग्स आर लोकेटेड इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग, जिसे मैंने डिस्कस किया था। मिडिल पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग पे क्यों डाला जाता है इसको, क्योंकि रिड्यूस द मैकेनिकल फोर्सेज अफेक्टिंग द वाइंडिंग ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है कि ये जो वाइंडिंग होती है उसके जो अपने जो कंडक्टर्स जो टर्न्स होते हैं उसके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो फिर क्या होता है कि स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डेवलप होने से क्या होता है कि वो जो कंडक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्सियल फोर्स फील करते हैं। अब उसी केस में अगर हम लोग टैपिंग साइड में रखें तो जो एक्सियल फोर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगी। सेंटर में रखने से एक्सियल फोर्सेस यूनिफॉर्म रहती है क्योंकि सेंटर में रखने से वो बैलेंसिंग करते हैं एक दूसरे को। तो इसी के लिए शॉर्ट सर्किट केस में मैकेनिकल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग को हम लोग मिडिल पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग में हम लोग इंगेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑफलोड टैप चेंजिंग द बेस्ट मेथड इज टू यूज टैप चेंजर्स। तो ऑफलोड के लिए क्या करना होता है, ऑफलोड के लिए इनसाइड द टैंक ऑपरेटेड बाय एक्सटर्नल सेलेक्टर स्विच। ऑफलोड टैप चेंजर के लिए क्या करता है, इनसाइड ही हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि मोटर तो ये ट्रांसफॉर्मर तो डी एनर्जाइज है, तो इनसाइड द टैंक हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑनलोड टैप चेंजिंग द बेस्ट मेथड इज टू इम्प्लॉय टैप चेंजर्स को। टैप चेंजर को कहाँ पर इम्प्लॉय करना है, तो आउटसाइड द टैंक ऑपरेटेड सिलेक्टेड स्विच बोलते हैं। जो हमारा जो सिलेक्टर स्विच होता है दोस्तों उसमें बेसिकली एक सर्किट ब्रेकर होता है, वो सर्किट ब्रेकर को कमांड जाता है कि कब उसको क्लोज करना है कब ओपन करना है एक इंटरलॉक के थ्रू। तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टर स्विचिंग को हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस में वो सेलेक्टर स्विच गया। जहाँ पर हमने एक्स और वाई के बारे में डिस्कस किया था ना, तो एक्स को हम लोग टर्न ऑफ करेंगे सर्किट ब्रेकर के थ्रू कि एक्स का जो एक पॉइंट है वो सर्किट ब्रेकर के इनकमिंग में आएगा और जो दूसरा पॉइंट है सर्किट ब्रेकर के आउटगोइंग में जाएगा। अब इस सर्किट ब्रेकर को हम लोग ऑफ करते हैं अपने कंट्रोल रूम से या जहाँ से भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसको ऑफ करके एक्स को हम लोग डी एनर्जाइज कर सकते हैं। तो ऑपरेटेड सेक्टर स्विच को यूज कर सकते हैं लेकिन आउटसाइड द टैंक करना होता है क्योंकि वो हाई वोल्टेज होता है, हम लोग ऑन टैपिंग में ही यूज करते हैं क्योंकि डी एनर्जाइज तो नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर द आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, किसके लिए कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट होता है टैप्ड वाइंडिंग की वजह से वो कांस्टेंट होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरिड बाय वेरिएक ट्रांसफार्मर ओवर, किस रेंज में, तो 0 to 120% ऑफ वोल्टेज के रेंज में हम लोग वेरी कर सकते हैं। इन ए सिंगल फेज इंडक्शन रेगुलेटर कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया था वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रिएक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग टू ए नेग्लिजिबल वैल्यू। अब देखिए दोस्तों होता क्या है सिंगल फेज इंडक्शन रेगुलेटर में कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी में वोल्टेज V1 अप्लाई करते हैं
वो एक बेसिकली स्टेटर होता है, और जो सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पर डेवलप होता है वो एक बेसिकली रोटर होता है, ठीक है। तो प्राइमरी में हम लोग सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और सेकेंडरी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखिए इस डायग्राम से आप देख सकते हैं सेकेंडरी को जो हम लोगों ने है आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। और इस सेकेंडरी को हम लोग वैरी करते हैं कैसे, इसके इसके जो रोटेशन से, इसका हम लोग रोटेशन करते हैं तो उसका एक्सियल रोटेशन चेंज होता है, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो लिंकेज होता है फ्लक्स का, म्यूचुअल फ्लक्स का, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है एज अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो उसको स्लोली हम रोटेट करके हम लोग एंगल के हिसाब से सेकेंडरी वोल्टेज को चेंज करते हैं। तो सेकेंडरी वोल्टेज को चेंज करने से क्या होता है कि ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज भी चेंज होता है। तो हमको डिजायर्ड कंडीशन मिल जाता है कि हमको अगर हमको वोल्टेज वेरिएशन चाहिए तो उसको हम लोग इसके हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंडा होता है सिंगल फेज इंडक्शन रेगुलेटर का, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या होता है कि कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज के लिए क्या होता है कि हम एक कंपनसेटरी वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। क्यों कंपनसेटरी वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि प्राइमरी में अगर हम लोग वोल्टेज अप्लाई किया, एक वोल्टेज को ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया, तो इसमें एक म्यूचुअल फ्लक्स डेवलप होगा। अभी क्या होगा कि म्यूचुअल फ्लक्स डेवलप होगा तो इसके अक्रॉस भी एक म्यूचुअल फ्लक्स डेवलप होगा। इसके अक्रॉस जो म्यूचुअल फ्लक्स डेवलप होगा वो जो मेन फील्ड फ्लक्स है जो कि प्राइमरी में हमने जो दिया है उसको वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करके उसे आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। आगे के टर्म्स में आप देखिएगा आर्मेचर रिएक्शंस, अगर आप डीसी मशीन पढ़िएगा या सिंक्रोनस मशीन पढ़िएगा तो आर्मेचर रिएक्शन देखिएगा। तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप, इसमें जो फ्लक्स डेवलप होता है वो इसके फ्लक्स को इससे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके फ्लक्स से अगर इंटरेक्ट करता है तो एक आर्मेचर रिएक्शन डेवलप करता है। आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है, जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है उसको डिस्टॉर्ट करता है, और वो हार्मोनिक्स या अनडिजायरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस करता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग एक कंपनसेटरी वाइंडिंग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो कंपनसेटरी वाइंडिंग का यूज़ करने से क्या होता है कि ये जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो उसी के लिए वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रिएक्टेंस, तो वो जो रिएक्टेंस है वो आर्मेचर रिएक्शन के थ्रू ही डेवलप होता है। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जो आर्मेचर रिएक्शन का जो रिएक्टेंस होता है उसको एक्स ए आर बोलते हैं। तो उसके इफेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए हम लोग को कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। In a single phase induction regulator, the boost will be maximum when angle between axis of the stator winding and the rotor winding is equal to कितना डिग्री होना चाहिए, तो 0 डिग्री होना चाहिए। तो 0 डिग्री होने से क्या होता है दोस्तों, हमने पहले बताया था कि जो सेकेंडरी होता है वो इस तरह का रोटर होता है, वो बेसिकली एक ट्रांसफार्मर ही जैसा का एक्शन काम करता है। तो ये प्राइमरी हमारा इसमें हुआ, सेकेंडरी हम लोग इससे टैप करके लेते हैं, ठीक है। तो अगर तो इसमें जो एमएमएफ का डायरेक्शन है और इसके एमएमएफ का डायरेक्शन है, अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री आया तो दोनों आपस में परफेक्टली अलाइंड होंगे और हमारा मैक्सिमम बूस्ट हमें उसी एंगल पर मिलेगा, यानी कि 0 आंसर का सही हो जाएगा। इन ए 3 फेज इंडक्शन रेगुलेटर द आउटपुट लाइन वोल्टेजेस आर इन फेज विथ सप्लाई लाइन वोल्टेजेस इन, तो किसी केस में होता है तो वो होता है बोथ मैक्सिमम बूस्ट एंड मैक्सिमम बक पोजिशन, दोनों केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the rating of induction voltage regulator for regulating the voltage on 3-phase feeder dealing with 1000 kVA between limits of 4750 and 5250। तो उसका लिमिट के बीच में क्या आता है, तो वो आता है 50 kVA ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।